आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आज फिर से एक बार डिफरेंशिएशंस के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आपको बताएंगे। डिफरेंशिएशंस के रूल्स और इसके थ्योरेटिकल मीनिंग या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जिसके कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में काफ़ी यूज होते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर आज शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा, जो कि मैथमेटिकल टूल्स के अंडर हमने आपको बताया है। आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे होंगे और इसे आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर हम आज आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव को फाइंड करने के रूल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंडर डिफरेंशिएशन के जस्ट इस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर्स के अंडर जो हमने इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को बताया था, उसे आप अपने एक पेज में लिख लें। चूँकि इन सारे फार्मूलाज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब इनमें से बहुत सारे फार्मूलाज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव्स के रूल्स को यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी फंक्शंस के एक्सप्रेशन अगर एडिशन के फॉर्म में दिए रहते हैं या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए रहते हैं या कोसेंट के फॉर्म में दिए रहते हैं या अदर वे टाइप के फंक्शंस के एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, तो इस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशंस को किस तरह से फाइंड करेंगे, यही इस रूल्स में यहाँ पर बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहला टाइप है जिसमें हम y इक्वस टू के इंटू एफ एक्स, वाई इक्वस टू के इंटू एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ पर y डिपेंड करता है x पे। और यहाँ जो k है, यहाँ पर k क्या है? कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चूँकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंड कर रहा है यह वेरिएबल x पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यह कांस्टेंट जो फंक्शन के साथ इनटू हो रहा है, यहाँ पर यह कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यह रूल है। अब इसे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। यह तो रूल हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यह लॉ है, पहला लॉ। जैसे y इक्वस टू 3 इंटू साइन एक्स, तो y इक्वस टू 3 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और साइन फंक्शन है और यह साइन फंक्शन वेरिएबल x में है। और यहाँ पे साइन x और 3 के बीच यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं दिया है तो हम जानते हैं यह 3 इंटू साइन एक्स, मतलब 3 और साइन एक्स के बीच यहाँ पे प्रोडक्ट के साइन को यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 3 और साइन एक्स के बीच प्रोडक्ट होगा। जो कि अगर कुछ नहीं देते हैं मैथमेटिक्स में इसे माना जाता है कि यह दोनों टर्म के बीच, मतलब यह दोनों क्वांटिटी के बीच यहाँ पर इनटू का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। अब चूंकि यह कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ इनटू हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यह कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब 3 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे फार्मूलाज बताया है, तो इसे तो आपको याद रखना ही होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, y इक्वस टू पाई इंटू लॉग एक्स। तो फिर से पाई कांस्टेंट है और लॉग एक्स फंक्शन है। ठीक है, लॉग एक्स फंक्शन है, लॉग फंक्शन है वेरिएबल एक्स में, तो मतलब यहाँ पे यह लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पाई कांस्टेंट है, यह इनटू हो रहा है तो इसे हम बाहर कर देंगे, इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव।
log x बाय डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये हमने आपको बताया है। तो पाई इंटू 1/x, पाई बाय एक्स इसका अल्टीमेटली आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रूल्स है, इसको आप याद रखेंगे। अब दूसरा रूल, अगर y इक्वल्स टू k इंटू एफ एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स माइनस ए इंटू एच एक्स, कुछ इस तरह का, प्लस आर एक्स, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, मतलब y इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स हैं और हर एक टर्म में कोई ना कोई फंक्शन है और हर दो टर्म या तो प्लस साइन या माइनस साइन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है, वेरिएबल एक्स में है, दूसरा टर्म में यहाँ पे फंक्शन जी एक्स है, यह भी फंक्शन वेरिएबल एक्स में है और यह फंक्शन का नाम जी है, यह एच एक्स एक फंक्शन है फर्दर, फिर आर एक्स है, और यहाँ पे किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट इनटू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर के है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है, इसमें कुछ नहीं तो जानते हैं 1 अंडरस्टूड है। किसी भी मतलब किसी भी फंक्शन के साथ अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 इंटू आर एक्स, मतलब 1 यहाँ पे देखा जा सकता है, तो 1 को मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसमें हम अभी जो हमने प्रीवियस रूल्स पढ़ा है इसे यूज़ करेंगे, मतलब कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो यह कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव, उसके जस्ट बाद जिस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है उसके पहले प्लस या माइनस साइन है वो लगा देना है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस से हम स्टार्ट करेंगे और सेम दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखेंगे, और कांस्टेंट अगर कोई अदर देन 1 है तो इसे हम बाहर रखेंगे। तो p इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बाय फिर माइनस ए इंटू एच एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी आर एक्स का डेरिवेटिव बाय डी एक्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन था और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, हर एक टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x² माइनस 5 log x प्लस 2 e रेज टू x माइनस, अगर हम मान लेते हैं 10x, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, हर एक टर्म में एक फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इस रूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म 3x² में 3 इंटू हो रहा है, तो 3 को हम बाहर रखेंगे, इंटू x² का डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म का साइन यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले हम साइन को लिखेंगे, फिर 5 इंटू लॉग एक्स, 5 इंटू लॉग एक्स में 5 को हम बाहर रखेंगे और यहाँ पे डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। फिर उसके जस्ट बाद हम टर्म का जो साइन है उसको मेंशन करेंगे, फिर 2 इंटू एक्स में 2 को हम बाहर रखेंगे और डी ई एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस 10x के साथ यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, अंडरस्टूड है 1 होता है, और 1 को लेकिन बाहर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 1 इंटू समथिंग जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा या जो भी फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई होगा वही फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे डी 10x बाई डी एक्स। ठीक है, अब यह 3x² का जानते हैं, x² का इस फार्मूला से डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। मतलब x पे पावर n है तो यह पावर आगे आएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पहले से बाहर था, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2 में 1 माइनस कर देंगे तो 1, और जनरली 1 यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन जानते हैं पावर 1 नहीं लिखा जाता है। 5 log x का 1/x होता है, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स होता है, प्लस 10x का sec² x होता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम इसको 6x माइनस 5/x 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस sec² x, इसका यह फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो यह कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का रूल था।
आइए इसका एक और एग्जांपल हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं y इक्वल्स टू पाई इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 3/2 इंटू 5 की पावर एक्स माइनस 2.7 इंटू सेक एक्स प्लस 9 इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी यह कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का एक्सप्रेशन है, मतलब y कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, सबसे पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा जिसमें हम पाई इंटू हो रहा है, इसे हम बाहर कर देंगे। पाई यहाँ पे डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव फिर करेंगे हम यहाँ पर, उससे पहले हमने साइन, चूँकि सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस था तो हमने साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 3/2 इंटू 5x, तो यह आपका फंक्शन है 5^x, 3/2 कॉन्स्टेंट इंटू हो रहा है तो 3/2 इंटू डी 5^x बाई डी एक्स माइनस 2.7 इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस 9 इंटू हो रहा है, कॉट एक्स फंक्शन है तो 9 डी कॉट एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर पाई टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 3/2 a रेज टू एक्स, 5^x का मतलब यहाँ पे डी ए रेज टू एक्स बाई डी एक्स, जिसका डेरिवेटिव a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो यहाँ पे 5^x का 5^x इंटू लॉग 5। ठीक है, फिर यहाँ पर 2.7 इंटू सेक एक्स का यहाँ पर सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, 9 और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे पाई इंटू 1, तो न्यूमरेटर में पाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा यहाँ पर 3/2 इंटू 5^x लॉग 5, और यह भी 2.7 इंटू सेक एक्स 10x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे तो आपको इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। ठीक है, तीसरा डेरिवेटिव का रूल्स प्रोडक्ट रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पर समझते हैं। पहले रूल्स जो है प्रोडक्ट का रूल्स, उसको डिफाइन कर देते हैं। तीसरा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, इसमें y इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन होगा वह दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। तो y इक्वल्स टू आप देख सकते हैं f(x) इंटू जी एक्स, मतलब यह दो फंक्शन और इनके बीच प्रोडक्ट का सिंबल है। मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन हो तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो इन दोनों फंक्शन में से किसी भी फंक्शन का पहला बार डेरिवेटिव निकालेंगे। जनरली जो फर्स्ट लेफ्ट की साइड होता है इसे फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता माना जाता है, और जो राइट साइड होता है उसे सेकेंड फंक्शन एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन f(x), फर्स्ट फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन यहाँ पर विदाउट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन। ये होने के बाद यहाँ पर ये करने के बाद जस्ट हमें इसके बाद प्लस साइन देना है। प्लस साइन के बाद हम अब नेक्स्ट टर्म में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन यहाँ पर जी एक्स है, सेकेंड फंक्शन जी एक्स का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन f(x) था, इसका डेरिवेटिव। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन, उसके बाद आंख बंद करके यहाँ पे प्लस साइन लगाना है। फिर नेक्स्ट टर्म में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यह डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल को डिफाइन करता है। इसका एग्जांपल y इक्वल्स टू
एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब और साइन एक्स के बीच यहाँ पर इंटू है, तो डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एक्स क्यूब है, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स, उसके बाद तुरंत प्लस साइन लिखेंगे बीच में। ये पहला स्टेप हो जाने के बाद हम तुरंत बीच में प्लस साइन लिखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे 3x² इनटू साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इनटू एक्स क्यूब, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आप एक्स क्यूब इनटू एक्स कभी भी x⁴ मत करना, ये एक्स क्यूब आगे आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। y = 5 इंटू x⁴ 6 इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x⁴ 6 इंटू 10x, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट इंटू हो रहा है। तो अगर हम इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यह पूरा दोनों मिलकर फंक्शन है, और यह कांस्टेंट इस फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में बाहर होगा, जस्ट प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट अगर इनटू हो रहा है तो इसे हर हालत में आपको बाहर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मतलब यह दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, 5 को बाहर रखेंगे और सारा काम हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल्स के जो यहाँ पे टर्म्स हैं ऐसे हम ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ये 5 के साथ इनटू होना है। तो 5 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड सबसे पहला फंक्शन x⁴ का डेरिवेटिव इंटू 10x, तुरंत हम प्लस साइन देंगे। इसके बाद हम फिर 10x का डेरिवेटिव इंटू x⁻⁶, ठीक है। अब यहाँ पर 5x⁻⁶ का 6 इंटू x⁻⁵ होगा इंटू 10x। अब 10x का sec² होता है, sec² इंटू x⁻⁶। वैसे तो हमारा आंसर हो गया, बट यहाँ पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x⁻⁶ और यहाँ पे x⁻⁵, मतलब x⁻⁵ कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 पहले से बाहर है, x⁻⁵ अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 6 10x, और x⁻⁶ से हमने x⁻⁵ कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर x बचेगा, तो इस x को आगे लिख देते हैं यहाँ पे sec²x, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। अब हम कोसेंट रूल, डेरिवेटिव के कोसेंट रूल को आपको बता देते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कोसेंट रूल। कोसेंट या डिवीजन रूल, कोसेंट या डिवीजन रूल, ठीक है। कोसेंट या डिवीजन रूल में सबसे पहले कब हम लगाएंगे, इसे फंक्शन को पहचानना होगा कि फंक्शन कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, y = fx/gx, मतलब y दो फंक्शन के कोसेंट के फॉर्म में होना चाहिए, दो फंक्शन के डिवीजन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे fx और ये डिवीजन का सिंबल है, मतलब जिसे बाय बोलते हैं, तो fx/gx, ठीक है। तो जब दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में होंगे, दो फंक्शन के बीच डिवीजन का साइन होगा और डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तभी हम इस रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह रूल बोलता है dy बाई dx, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले जो फंक्शन न्यूमरेटर में है इसकी डेरिवेटिव होगा, तो न्यूमरेटर में fx है तो fx का डेरिवेटिव इंटू जो फंक्शन जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसे हम यहाँ पर जस्ट इंटू कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसे हम इंटू करेंगे। इसके जस्ट बाद हम साइन देंगे माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव,
डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे gx का डेरिवेटिव इनटू जो फंक्शन न्यूमरेटर में है इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद होल अपॉन मतलब पूरे आंसर को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर gx के होल स्क्वायर से, gx जो डिनोमिनेटर है उसके होल स्क्वायर से, ठीक है। ये डिवीज़न का रूल है डेरिवेटिव फाइंड करने का। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर, इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना है। प्रोडक्ट में हम प्लस साइन लगाते थे और यहाँ पे डिवीज़न में हम माइनस साइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे न्यूमरेटर के, नेक्स्ट टर्म में जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसकी डेरिवेटिव इनटू जो फंक्शन न्यूमरेटर में है इसे इनटू करेंगे। और ये सब करने के बाद होल अपॉन जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। और अब जानते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे एक तरह से हम टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ हम डेरिवेटिव निकालेंगे बट डिवीज़न रूल लगाएंगे और हमारा आंसर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए। देखते हैं आएगा ही, डी वाई बाय डी एक्स। न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स, इसे हमें इनटू करेंगे यहाँ पे, फिर तुरंत माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स इनटू न्यूमरेटर में जो फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम फार्मूला को लगाएंगे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव इनटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस ये पहले से था, अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है, तो इसे हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे इनटू साइन एक्स बाय, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हम जानते हैं इसे कॉस स्क्वायर एक्स लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे लिखते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यह माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन एक्स इंटू साइन एक्स मिलकर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसे हम 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मतलब इसे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे हम सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसे हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना था और यह आया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर डिवीज़न रूल लगाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 e रेज़ टू x बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे 5 इंटू e रेज़ टू x बाय एक्स क्यूब, तो इसे अगर हम ब्रैकेट में डाल दें तो यह फंक्शन और यह फंक्शन के बीच डिवीजन का साइन है और यहाँ पर होल के साथ 5 इंटू है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में इंटू हो रहा है इसे हम बाहर रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 5 को बाहर रखेंगे और सारा डिवीज़न का रूल लगाने से पहले हम यहाँ पर सारे काम को यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को ब्रैकेट के इनसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा आंसर को 5 से मल्टीप्लाई होना है। तो न्यूमरेटर में ई रेज़ टू एक्स से, तो डी ई रेज़ टू एक्स बाय डी एक्स, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स क्यूब है इंटू एक्स क्यूब। तुरंत हम जानते हैं ये मतलब करने के बाद तुरंत यहाँ पे बीच में माइनस लगाना है। फिर नेक्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स इंटू न्यूमरेटर ई रेज़ टू एक्स
और ये सब करने के बाद होल अपॉन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका स्क्वायर, और इधर से हम ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं ई रेज टू एक्स का। ई रेज टू एक्स होता है इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का यहाँ पर 3x² होगा इंटू ई रेज टू एक्स, और एक्स क्यूब का यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल के सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई रेज टू एक्स दोनों टर्म में है, तो ई रेज टू एक्स कॉमन आएगा। फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और इसे हम बाहर में लिखेंगे। तो इसे हम 5 कॉमन आने वाला टर्म है ई रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसे हम बाहर मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 6। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक्स ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक्स बचेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ई रेज टू एक्स हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स रेज टू 6 है, तो यह नीचे एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 6, अब जानते होंगे इसे किस तरह से कैंसिल किया जाता है। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर न्यूमरेटर में 5 ई रेज टू एक्स 5 इंटू ई रेज टू एक्स बाय एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से यह डिवीजन के रूल थे, और यह 4 रूल्स जो कि बेसिक रूल्स हैं, यह डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स थे, यह हमने आपको बताया है। अब हम आपको डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिकल मीनिंग या थ्योरेटिकल मीनिंग्स के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स इसको मिटा देते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि चेंज इन एक्स, इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स से, एंड चेंज इन वाई, इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा वाई से। एंड अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर फंक्शन होता है तो यहाँ पर हम जानते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और यहाँ पर y डिपेंड करता है किस पे, x पे। ये सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और चेंज इन x को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से, और चेंज इन y को करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, अगर x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y को डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देन डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब चेंज इन y बाय चेंज इन x, जिसे डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यह रेशियो रेट कहलाता है। रेट आप जानते होंगे रेट क्या होता है। जैसे आप किसी भी मतलब किसी भी मार्केट में किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप इसके रेट को पता करते हैं। जैसे आपको अगर सब्ज़ी खरीदनी होती है तो सबसे पहले आप जो शॉपकीपर होता है इसे उस सब्ज़ी का रेट पूछते हैं, वह आपको 1 केजी का प्राइस बताता है। अब अगर आप 5 केजी खरीदना चाहते हैं या 500 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और घट जाती है। तो कोई भी चीज़ का रेट होता है, रेट मतलब पर वन। यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यह रेशियो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को बताता है, बट यह रेट एवरेज रेट होता है, ठीक है। एवरेज रेट, टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स, टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स। अब यह टोटल चेंज इन वाई यह बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसी तरह से चेंज इन एक्स यह बहुत बड़ा भी हो सकता है, या किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स, ठीक है। अगर इस तरह की दो क्वांटिटी जिसमें ऊपर वाला क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इस तरह के रेशियो को रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कहा ही जाता है, लेकिन यह चेंज जब डेल्टा होगा आगे तो यह एवरेज होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। एंड इफ इसी में अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसमें डेल्टा एक्स अगर एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब जो चेंज इन एक्स है वो एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब एकदम जीरो के करीब, वैसे ये बहुत बड़ा हो सकता है तब यह एवरेज होगा। लेकिन अगर इसमें डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स एक्सट्रीमली स्मॉल हो, अब एक्स में बहुत स्मॉल चेंज होगा और एक्स डिपेंड करता है, सॉरी वाई डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे। एक्स में अगर बहुत ही स्मॉल चेंज होगा और वाई डिपेंड कर रहा है एक्स में, तो वाई में भी बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, क्योंकि वाई भी बहुत छोटा सा चेंज होगा उसमें, क्योंकि एक्स स्लाइटली चेंज किया है। तो अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, डेट इज हम कह सकते हैं चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, तब हम जानते हैं देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसमें डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तब इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, और यह कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमें तब मालूम करना हो जब x में चेंज बहुत ही छोटा होता है, एकदम स्लाइटली लेस, छोटा से छोटा नंबर, जो भी छोटा हम मतलब एज्यूम कर सकते हैं वो जीरो के आसपास होगा, मतलब नेग्लिजिबल चेंज अगर होगा, तब यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाएगा। जानते हैं इसको हम डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, लेकिन यह डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इस एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का तब का आंसर है जब इसमें x में चेंज बहुत ही छोटा होता है, और इस केस में यह डी वाई बाई डी एक्स, यह एक्चुअल में डी एक्स बहुत ही छोटा चेंज इन एक्स कहा जाता है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो डी एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और उसी तरह से डी वाई वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यह कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा, और यह जो एवरेज रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि एवरेज था, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यह अब इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस मतलब जस्ट अभी किस रेट से चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया जस्ट अभी एकदम रिसेंट टाइम पर किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे आप अगर किसी बाइक को चलाते हैं या किसी व्हीकल को चलाते हैं तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है वह एकदम उस टाइम के व्हीकल्स के स्पीड को बताता है, मतलब व्हीकल एग्जैक्टली उस टाइम पर किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में बताता है। और अगर आप मान लेते हैं 2 घंटे से आप मतलब किसी भी व्हीकल को चला रहे हैं और आपने 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, तो एवरेज उस कंडीशन में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा वह डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर हम y को डिस्टेंस और x को टाइम माने, तो अगर हम 2 घंटे तक किसी भी व्हीकल को चला रहे हैं स्लो स्पीड रुक कर और 200 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर और इसे ट्रैवल करने में अगर 2 घंटा लगता है, तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का आंसर यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर होगा। बट उसी व्हीकल में अगर हम स्पीडोमीटर जो उसमें लगा होता है उसमें जो हम देखते हैं स्पीड, वह उसी टाइम के स्पीड को बताता है, व्हीकल्स के उसी टाइम के स्पीड को बताता है, मतलब उसी समय किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसके रेट को बताता है, मतलब वह डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को बताता है। और अगर हम पूरा जर्नी ट्रेवल कर लेते हैं उसके बाद अगर हम निकालते हैं अपना स्पीड,
तो हमारा एवरेज स्पीड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर तुरंत किसी समय पर रेट निकालना हो तो डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें एक्स चेंज इन एक्स बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, बहुत बहुत छोटा होगा। और किसी टाइम इंटरवल का चेंज निकालना है, किसी टाइम इंटरवल हो सकता है 2 घंटे का इंटरवल हो, 2 साल का इंटरवल हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ का एक इंटरवल का चेंज निकालना हो, तो इसका मतलब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। और अगर हम इंस्टेंटली एग्जैक्टली किसी समय पे, किसी इंस्टेंट पे किस रेट से कोई भी क्वांटिटी चेंज कर रहा है, उस कंडीशन में हम डी वाई बाई डी एक्स, उसके डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। यह इसका थ्योरेटिकल मीनिंग है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से समझते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो y इक्वल्स टू फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ होगा। हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है जिसे उसका कर्व कहा जाता है। तो यह x एक्सिस और यह y एक्सिस, तो यह x एक्सिस यह y एक्सिस हमने लिया है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यह y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक ग्राफ है, यहाँ पर इस तरह से यह y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यह y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम लिखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, ठीक है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं P। अब x में जो चेंज होगा डेल्टा x और y में जो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा यह डेल्टा y। तो इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं, यहाँ से जानते हैं इस एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगा x का होगा और इस एक्सिस के अलोंग y होगा। तो x में अगर स्लाइटली चेंज डेल्टा x होगा तो यहाँ पे x इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x और y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं यह हाइट y होगा, यहाँ से यहाँ तक x होगा। उसी तरह से यहाँ पर यह हाइट, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, यह हाइट y होगा। उसी तरह से यह हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक y प्लस डेल्टा y होगा, y प्लस डेल्टा y, और यहाँ से यहाँ तक x प्लस डेल्टा x होगा, यह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x प्लस डेल्टा x होगा। तो इस फिगर में यह यहाँ से यहाँ तक यह डेल्टा x हो गया और यह डेल्टा x होगा, तो यह रेक्टेंगल है तो यह भी डेल्टा x होगा, और यह आपका डेल्टा y हो जाएगा, यह आपका डेल्टा y हो जाएगा, यह डेल्टा y और यह डेल्टा x, ठीक है। और इस P और Q को इस कर्व पे मिला दें, इस कर्व पे अगर हम P और Q को मिला दिए, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको बता देते हैं तब आपको समझ में आएगा। यह मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व मतलब ग्राफ है। तो कर्व के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं इस तरह से, कर्व के किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हैं, जो लाइन सेगमेंट है वह कॉर्ड कहलाता है, कॉर्ड ऑफ कर्व। कर्व के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कर्व का कॉर्ड कहलाता है, ठीक है, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। अब कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको टच करके निकलता है, ठीक है। कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो कर्व को टच करते हुए, आप देख सकते हैं यह हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो इस कर्व को पॉइंट P पर टच करते हुए निकल रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर एक लाइन कर्व को टच करके निकल रहा है तो यह लाइन इस कर्व का टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट P। कोई भी लाइन किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पे कोई भी लाइन अगर उसको टच करके निकल रहा है तो वह लाइन उस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंजेंट। टेंजेंट आप जानते होंगे, सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन होता है जो उस पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए सर्कल को निकलता है, ठीक है।
तो ये आपका टेंजेंट एट पी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, यह पी क्यू कॉर्ड है। तो पी क्यू कॉर्ड है, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, और यह कॉर्ड अगर हम इसको हम आगे बढ़ा दें, इस तरह से एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, तो हम जानते हैं यह कॉर्ड जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, मान लेते हैं ए पर। तो यह कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो यह एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, और यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यह आप देख सकते हैं, यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनाता है थीटा। यह एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, यह एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब चूंकि यह जो हमने यहाँ पर दिख रहा है, यह रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का यह साइड और एक्स एक्सिस यह पैरेलल है, यह और यह पैरेलल है, और यह आपका थीटा है, तो यह भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, ठीक है, थीटा होगा। तो अब इस कॉर्ड के लिए सबसे पहले इस कॉर्ड का इंक्लिनेशन कितना होगा, इंक्लिनेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू कितना है, थीटा है, ठीक है। अब यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल पी क्यू, इसको मान लेते हैं एम, ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब कॉर्ड यहाँ पे लाइन होता है, कॉर्ड एक तरह से देखा जाए लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और टेन थीटा हमने आपको कोऑर्डिनेट में बताया है कि अगर किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो टेन थीटा इसका स्लोप होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर टेन थीटा, जिसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह स्लोप ऑफ कॉर्ड। चूँकि कॉर्ड एक लाइन है और इसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा जिसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल पी क्यू एम में टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्यू एम बाय पी एम, क्यू एम बाय पी एम। तो क्यू एम अब दिख रहा है, क्यू एम डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई, और पी एम डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अभी हमने आपको बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो कि टेन थीटा, स्लोप ऑफ किसका हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्व, या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह ज्योमेट्रिकली किसी भी कर्व के कॉर्ड्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग होता है। और ज्योमेट्रिकली यह किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाला कॉर्ड्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसी में अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, तो डेल्टा एक्स अगर जीरो हो जाएगा, यह अगर कम होगा, यह अगर घट के जीरो हो जाए, तो यह ऐसा कब होगा, जैसा यह तभी होगा जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर यह, ठीक है, यह हमारा कॉर्ड पी क्यू है। अब यह जानते हैं यह डेल्टा एक्स है, तो यह डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा, तो डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा, हमने आपको बताया है अभी, मिनट यहाँ पे लिखते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो डेल्टा एक्स अगर जीरो होगा तो यह पॉइंट क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और उस केस में डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा। फिर कॉर्ड अगर हम इस पॉइंट क्यू को अगर हम पी के क्लोज लेते आएंगे, इस पॉइंट पी को हम पी पर ही रखेंगे, बट इस पॉइंट क्यू को अगर हम थोड़ा सा कर्व पे पीछे शिफ्ट करते हैं, कभी यहाँ लाएंगे, कभी यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जानते हैं इस केस में आपका डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ये इसको हम
पकड़ के रखे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो हम जानते हैं, इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो क्यू हमारा शिफ्ट करते करते, अगर हमारा क्यू यहाँ आ जाएगा तो कॉर्ड यहाँ होगा, फिर यहाँ अगर हमारा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे है पी क्यू। अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो हमारा कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो हमारा कॉर्ड ऐसा हो जाएगा। और अगर हम क्यू पॉइंट को यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, अगर हम इसी पॉइंट क्यू को अगर हम यहाँ पे लाएं तो हमारा कॉर्ड ऐसा हो जाएगा। तो हमारा कॉर्ड अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो हमारा क्यू पी क्यू जो कॉर्ड है वो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, वो अल्टीमेटली एक पॉइंट पर, मतलब क्यू पी पर आएगा, तब जाके डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो क्यू डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तभी होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तभी होगा जब यह पॉइंट क्यू जो कि कर्व पे है यह पी पर आ जाएगा, मतलब देन क्यू टेंस टू पी, यह क्यू पी के एकदम क्लोज हो जाएगा। तो पी के एकदम क्लोज हो जाएगा तो अब यह कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पॉइंट पे, पी पे। तो देन कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट एट पी। तो अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो पॉइंट क्यू पॉइंट पी के बहुत ही क्लोज आ जाएगा, और इस केस में यह जो कॉर्ड है यह बिकम्स टेंजेंट एट पी हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट मतलब यह कॉर्ड किसी पॉइंट पी पर, मतलब पॉइंट पी पर टेंजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देन जानते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इम्प्लाइज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। और इस केस में हमारा जानते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पर हमारा कॉर्ड, ठीक है, हमारा कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा कॉर्ड पी क्यू इस टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यह हो जाएगा स्लोप ऑफ जो अब हमारा कॉर्ड का पोजीशन है। तो कॉर्ड हमारा क्या बन चुका है, टेंजेंट। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो कि स्लोप के कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स स्लोप ऑफ कॉर्ड जो कि बिकम्स टेंजेंट एट पी हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, ठीक है, एट पी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 नहीं है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यह कर्व के कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। बट यही अगर यहाँ पे एवरेज रेट कन्वर्ट हो जाए इंस्टेंटेनियस रेट में, मतलब डी वाई बाय डी एक्स जानते हैं, इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहा जाता है। अब यह कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। यह इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा कर्व पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और एवरेज रेट हमेशा कर्व के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो अब एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि ये अगर हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, यह एक कर्व है, यह पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अगर एक लाइन इस तरह से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट P पे किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पे अगर कोई लाइन इसे टच करते हुए जाता है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट एट P। और इसी पॉइंट P पर अगर कोई लाइन इस तरह से इसी पॉइंट P पर अगर कोई लाइन इस तरह से जा रहा है इस पॉइंट P पर और इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे यह टेंजेंट ड्रॉ किया गया कर्व पे इसी पॉइंट से होता हुआ एक लाइन जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, यह कहलाता है
नॉर्मल ऑफ कर्व एट पी। ठीक है, तो नॉर्मल एक लाइन होता है किसी भी कर्व पर एक मतलब किसी भी कर्व पर नॉर्मल एक लाइन होता है जो उस पॉइंट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल हमें निकालना है कर्व पर, तो सबसे पहले एक टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ करना होगा, और उस पॉइंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, यह लाइन नॉर्मल के नाम से जाना जाता है इस पॉइंट पी पर कर्व के लिए। ठीक है, अब ये दोनों लाइन मतलब टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन कर्व और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ईच अदर। और जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ किसका, नॉर्मल, इक्वल्स टू -1। जब भी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -1। इसे आपको याद रखना है। और शायद हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो दोनों के स्लोप इक्वल्स होंगे। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब काम की बातें हैं, इसे आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx का वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग थे डेरिवेटिव्स के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू मान लेते हैं ft इक्वल्स टू t³ माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो देन फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट of change of y with respect to t at t equals to 3, t equals to 5 and t equals to मान लेते हैं 10। तो हमें यहाँ पर y फंक्शन है किस वेरिएबल में, t में, और यहाँ पे ft दिया गया है एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पे निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये तब निकालना है जब t की वैल्यू 3 होगी, दूसरे केस में जब t की वैल्यू 5 होगी और t की वैल्यू 10। तो सिंस dy/dt ये क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। dy/dt हालांकि मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t कहलाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dt सबसे पहले निकाल लेते हैं, dy/dt t³ का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे t लिखना था, ठीक है, या t होगा, 2 इंटू dt/dt प्लस तीसरा टर्म है d5/dt। अब जानते हैं t³ का 3t² होगा, -2 dt/dt 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर dy/dt हमारे पास 3t² -2। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करने का हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल गया, 3t² -2। यह हो गया
इसे इंस्टेंटेनियस को कभी कभी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कहा जाता है, ठीक है। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, यह हमें मिल चुका है। अब हमें यही इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, t इक्वल्स टू 3 पे, फिर 5 पे, फिर 10 पे। तो हम निकालते हैं इसे। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 3 dy बाय dt, हमें इस एक्सप्रेशन में dy बाय dt के एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे 3 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 2 25, इसका आंसर 25 होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t जब t इक्वल्स टू 3 होगा इसका वैल्यू 25 होगा। फिर 5 पे निकाल लेते हैं। तो एट t इक्वल्स टू 5 dy बाय dt, कुछ नहीं करना है, इसमें t के प्लेस पे 5 पुट करना है। तो 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2, तो 5 स्क्वायर का 25 इंटू 3 75 माइनस 2 73 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 10 पे खुद से निकाल लेना, ठीक है। 10 पे आप निकाल सकते हैं, चूँकि हमने 3 और 5 पे निकाला। इसी तरह से 10 पे निकालने के लिए यहाँ पर 10 पुट करेंगे। तो 100 300 माइनस 2, 300 माइनस 2 298, इसका आंसर होगा। t इक्वल्स टू 10 का निकाल लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप काफ़ी इन्जॉय करके हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो लेक्चर अगर आज का आपको पसंद आया हो, आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के लेक्चर्स का आप लुत्फ़ उठाएं। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर आएंगे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।